हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं और सिंसियरली आप लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपसे किसी भी सब्जेक्ट के आपको 2 चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि आगे के लिए बचा हुआ पढ़ने के लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या किसी तरीके की फीस देना पड़ेगी। ऐसा यहाँ पर नहीं होता। आपको सारा का सारा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए दिया जाता है और जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में बढ़िया कर सकें, अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा कर सकें, करियर अच्छा बना सकें और देश की तरक्की में, प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इसी पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके टर्म 2 के एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ लेकर आया है क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक। तो हम लोग इसी श्रृंखला में आज क्लास 12 की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं उसमें जो हमारा टर्म 2 के सिलेबस का 3rd यूनिट है आपका रेबल्स एंड द राज। रेबल्स एंड द राज में जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो सब्जेक्टिव पेपर हमारा आना है उसमें जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आने की संभावना है, किस तरीके से हमको उनका जवाब देना है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या हमारे डूज होने चाहिए, क्या हमारे डोंट्स होने चाहिए। इसी पर्टिकुलर चैप्टर के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोगों ने देखकर ख़त्म कर दिए थे। तो अगर किसी बच्चे को वो वीडियो ना देखा हो तो मैं उनसे भी बोलूँगा कि आप वो वाला वीडियो और उसके पहले भी आपके जो 2 चैप्टर्स हैं, आपका किंग्स एंड क्रॉनिकल्स और उसके बाद में कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड, उसके भी जो वीडियोस डले हुए हैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह के और फर्दर लेक्चर्स वगैरह, वो आप देखें, उससे आपको बेनिफिट होगा। आज का जो अपना मगर सेशन रहने वाला है वो कंसंट्रेट करेगा, वो फोकस करेगा रेबल्स एंड द राज, जो 3rd चैप्टर है या फिर हमारी थीम नंबर 11 है। इसमें जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे बनेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वगैरह के ऊपर ही फोकस करेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, कैसे हमको जवाब देना है इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, उसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस के साथ में डिस्कशन वगैरह अपना कंटिन्यू करेंगे। चलें शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड अ पार्ट इन मूविंग द पीपल इनटू एक्शन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। रूमर्स और प्रोफेसीज जो हैं इन्होंने एक बड़ा रोल अदा किया था लोगों को 1857 के रिवोल्ट में एक्शन में लाने के लिए, इनको आपका एक साथ मोबिलाइज करने के लिए। एग्जामिन द स्टेटमेंट विद रूमर्स एंड रीजंस फॉर इट्स बिलीफ। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को आपको एग्जामिन करना है और इसके बारे में अपनी विचार या फिर अपनी बातचीत को रखना है। तो पहली चीज तो ये कि यही सवाल हम लोगों ने शॉर्ट में भी डिस्कस किया था। शॉर्ट आंसर में अगर ये क्वेश्चन आए तो 8 लाइनों में या 9 लाइनों में उसको कैसे लिखकर खत्म करना था, 70-80 वर्ड्स के अंदर, मैक्स टू मैक्स 90 वर्ड्स के अंदर, वो चीज हम लोगों ने देखी थी। अब यहां पर हम लोगों को करना यह है कि यही क्वेश्चन अगर हमको लॉन्ग आंसर टाइप में आए, मतलब आप उसको 150 से 200 वर्ड्स के बीच में लिख सकते हैं, 17-18 लाइन्स में, 19 लाइन्स तक या 20 लाइन्स तक में भी अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं, तो किस तरीके से अपने को जवाब देना है इसका ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे 2-3 बातों को फॉलो करना है। सबसे पहले तो अपने को आंसर पॉइंट्स में लिखना है। दूसरा ये, यहां पर अब आपके पॉइंट्स इलाबोरेट रखने हैं। अब जो डिटेल्स आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में नहीं दे पा रहे थे, यहां पर वो दे सकते हैं। एग्जांपल्स के साथ में अपने जो भी बात आप कह रहे हैं उसको सपोर्ट कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, फिर वही बात आ जाती है, आपने को फॉर्मेट में ध्यान ये रखना है कि अपनी इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे रेलेवेंट से आप सबसे कम रेलेवेंट की तरफ में मूव करेंगे। इस पर्टिकुलर थॉट का अपने को ध्यान में रखना है। तो आप यहां से शुरुआत ऐसे ही करिए कि rumors and prophecies played a part in moving the people into action during the revolt of 1857। यहां तक ये स्टेटमेंट जिसका तस उतार दीजिए। We find support for this particular statement in following examples। या तो इस तरह से लिख दीजिए या फिर आप ये जो 1857 के आगे 2 शब्द ऐड कर दीजिए कि भाई ये जो रूमर्स एंड प्रोफेसीज जिन्होंने बड़ा रोल अदा किया था वो ये सारे थे। उसके बाद में जो आप एक एक हेडिंग बनाइए और उसमें फिर एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दीजिए। पहले जो आपका इशू ऑफ कार्ट्रिजेस लिखिए। अब ये अपन ने शॉर्ट आंसर में सिर्फ एक लाइन लिख दी थी कार्ट्रिजेस की। अब यहां पर आप वो कार्ट्रिजेस के इशू को या तो एक बड़ा पॉइंट बना के एक्सप्लेन कर दीजिए या फिर आपने जो हेडिंग दे दी है इश्यूज ऑफ कार्ट्रिजेस, इसमें अब आप 2-3 सब पॉइंट्स में जो है इस बात को एक्सप्लेन कर दीजिए कि लोगों के मन में, सिपाहियों के मन में डाउट था कि आपके
आपके जो कार्ट्रिजेस वगैरह हैं एनफील्ड राइफल के, इसमें गाय का और चर्बी सुअर का जो है मांस या चर्बी वगैरह चढ़ी हुई है, तो उसके कारण उनके वो इसको अपने दांत से काटने को तैयार नहीं थे और उसके चक्कर में काफी विवाद हो गया। 2-3 पॉइंट्स में लिख दीजिए या फिर इस तरह से एक छोटा सा एक बड़ा सा जो पॉइंट बना के उसमें लिख दीजिए। तो यहां पर अब सामने वाला क्या है कि अगर, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा या अंडरलाइन कर दीजिएगा या इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, ताकि सामने वाले की नजर इसके ऊपर पड़े, जो एग्जामिनर है उसका ध्यान इसके ऊपर जाए, तो उसको समझ में आ जाएगा कि कार्ट्रिजेस का इशू अगर इसने हेडिंग बनाई है मतलब उसके अंदर इसने क्या लिखा होगा, तो उसको एक अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी कि भाई ये जानता है, इसको पता है क्या क्या लिख रहा है, इसके पास नॉलेज है। दूसरा, कॉन्स्पिरेसी टू डिस्ट्रॉय द कास्ट एंड रिलीजन। अब इसमें फिर आप वो 2-3 पॉइंट लिख दीजिए कि आपका जो बोन डस्ट है वो आटे में मिलाया गया था और इसका भी जो है काफी ज्यादा असर पड़ रहा था लोगों के ऊपर, ये र्यूमर काफी ज्यादा उड़ाया जा रहा था। दूसरा ये कि इंडियंस के मन में ये डर बैठ गया था कि अंग्रेज जो है ये सब हरकतें कर करके इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब ये 3-4 पॉइंट्स में आप जो है इस सब हेडिंग के अंदर में लिख सकते हैं। फिर अपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हेडिंग आपने बनानी है भैया, इसको हाईलाइट जरूर करना है। सामने वाला देखिए क्लियर कट सी बात है, वो आपकी कॉपी जो है उसमें अपना पूरा दिन नहीं खपाएगा, उसको जल्दी जल्दी चेक कर आगे बढ़नी है, तो वो जल्दी जल्दी नजर मारेगा। पहला इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पहला इंप्रेशन आपको बहुत ठीक देना है। यहां पर ये पर्टिकुलर आप सब हेडिंग बनाकर इसको हाईलाइट कर दीजिए, जैसे मैंने यहां पर आपका रेड और येलो से कर दिया। अब ऐसा तो आप नहीं कर पाओगे, मगर एक पर्टिकुलर या ब्लू कलर से या तो ब्लैक पेन से आप उस हेडिंग को लिख दीजिए, वो अलग से दिख जाएगी ब्लू में, या फिर उसको थोड़ा सा गाढ़ा करके लिख दीजिए, उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, इससे वो दिख जाएगा। अब उसमें ये सारे पॉइंट्स आप उतार दीजिए कि आटे में हड्डियां मिली हुई हैं, इस तरीके की जो है अफवाहें उड़ाई जा रही थी, इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है, ये सारी अफवाहें उड़ाई जा रही थी। हिंदुस्तानियों ने फिर आटा छूने से मना कर दिया, काफी नाटक हुआ। ये सारी बातें आप यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां पर ये जो कार्ट्रिजेस का इशू है 2-3 पॉइंट इसमें बन जाएंगे, और ये जो आपका दूसरा वाला है कॉन्स्पिरेसी टू डिस्ट्रॉय कास्ट एंड रिलीजन, 2-3 पॉइंट इसमें बन जाएंगे। अब अपने को पता भी नहीं चला, ये 6 पॉइंट और उसके ऊपर की एक लाइन, 7-8 लाइनें जो अपनी बनकर तैयार हो गई हैं। फिर आप इसी में जो है वो चपातियों का सर्कुलेशन होने लगा था एक से दूसरे गांव में, उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि एक से दूसरे गांव में जो है चपातियां बांटी जा रही थी। लोगों को लास्ट तक पता नहीं चला कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, बट इसका एक अंदेशा ये लिया गया कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ एक इसको एक शकुन के तौर पर, एक अपशकुन के तौर पर जैसा भी है, लोगों ने इस चीज को उठाया। एक बड़ा नाटक होने वाला है, एक अपहीवल होने वाला है, लोगों के दिमाग में एक बात यहां से बैठने लगी। अब इन सारी चीजों के अलावा 1820s के बाद से जिस तरीके के नाटक यहां पे हो रहे थे, अंग्रेज जिस तरीके की चीजें कर रहे थे, उसने भी एक बड़ा रोल अदा किया है। इंडियन सोसाइटी वगैरह में जो रिफॉर्मेशन वगैरह ये लोग लेकर आ रहे थे, स्टेट्स का जो एनेक्सेशन वगैरह हो रहा था, और उससे रिलेटेड जो उसके कारण जो गुस्सा बैठा हुआ था लोगों के दिमाग में, इंडियन सोसाइटीज में जो चेंजेस वगैरह आ रहे थे, और इन सब चीजों के कारण एक अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया था कि आगे होगा क्या, हमारा आखिर अल्टीमेटली आगे होने क्या वाला है। इन सब चीजों ने भी जो है रूमर्स वगैरह को फैलाने में काफी बड़ा योगदान किया। लोगों ने ये तक प्रोफेसियां कर डाली थी कि बैटल ऑफ पलासी के जब 100 साल पूरे होंगे तब अंग्रेज का रूल खत्म हो जाएगा। तो जिस तरीके की गतिविधियां चल रही थी, जिस तरीके की चीजें वगैरह हो रही थी, उसके कारण ये रूमर्स वगैरह काफी ज्यादा फैले। तो इस तरीके से आप 15-18 लाइनों में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखकर ज्यादा इफेक्टिवली खत्म कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, 6 में से आपके फिर 5-5.5 नंबर के आसपास 5.75 मार्क्स, 5.8 या 85 मार्क्स के आसपास जो है आप सिक्योर कर लेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर इसमें माना जा सकता है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, Why did तालुकदार्स एंड सिपाहीज ऑफ अवध ज्वाइन द रिवोल्ट ऑफ 1857? एक्सप्लेन। तो फिर अब लॉन्ग आंसर में अपने को अगर इस क्वेश्चन का जवाब देना है तो कम से कम इसमें हम लोगों को 18 से 20 लाइनें लिखनी है। 8 से 10 लाइनें आप जो तालुकदार्स थे उनके बारे में लिखेंगे, 8 से 10 लाइनें आपको सिपाहीज के बारे में लिखनी है। तो ये अपन ने शॉर्ट आंसर में भी इसका जवाब दिया था, वहाँ पर अपन ने सिर्फ 1-1, 2-2 जो है पॉइंट्स वगैरह लिखकर छोड़ दिए थे, मगर यहाँ पर फिर इसको अपने को डिटेल में जो है आंसर करना है, या फिर इसको एकदम अपने को 1-1 पॉइंट जो है इलाबोरेट करने हैं। 180 वर्ड्स तक या 200 वर्ड्स तक आप जा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, मगर इसमें अपने को इस तरीके से जवाब देना है कि सारी फैक्टर या सारी बातें पॉइंट्स में निकल कर आ जाएं, और 2-4 पॉइंट्स ऊपर से नीचे तक नजर मारने में सामने वाले को समझ में आए कि अपने को इसका नॉलेज है। तो इसको आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि फॉलोइंग वर द फैक्टर्स और द रीजंस बिकॉज ऑफ विच तालुकदार्स एंड सिपाहीज जॉइन द रिवोल्ट इन अवध इन 1857। उसके बाद में आप एक हेडिंग बना सकते हैं सबसे पहले कि रीजंस फॉर ज्वाइनिंग ऑफ तालुकदार, या फिर ग्रीवियंसेस ऑफ तालुकदार लिख सकते हैं। ग्रीवियंसेस का मतलब होता है कि इनको क्या शिकायतें थी, बट अगर आप ये वर्ड यूज नहीं करना चाहते तो फिर आप लिख सकते हैं फॉलोइंग वर द रीजंस बिहाइंड तालुकदार ज्वाइनिंग द रिवोल्ट, और उसके बाद में तालुकदार की बातें लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर आप सिपाहीज का इसी तरह से पॉइंट बना सकते हैं कि फॉलोइंग वर द रीजंस फॉर सिपाहीज ज्वाइनिंग द रिवोल्ट, एंड उसके बाद आप उसके पॉइंट्स लिख सकते हैं, और लास्ट में फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स या कंबाइंड फैक्टर्स तालुकदार्स एंड सिपाहीज ज्वाइन द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस तरीके
तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। अपने को आंसर जो है इस तरीके से देना है। सबसे पहले आप लोगों ने एक हेडिंग डाल दी कि इन फैक्टर्स के कारण इन्होंने ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद में पहले ताल्लुकदार के बारे में डिटेल में बात कर लेनी है, उसके बाद में सिपाहीज के बारे में बात कर लेनी है और फिर आपने इसको कंक्लूड कर लेना है। तो सबसे पहले ताल्लुकदार के जो फैक्टर्स थे या पॉइंट्स थे वो अपन लोग लिखना शुरू करते हैं कि अवध का जब एनेक्सेशन हुआ था उसके बाद में आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे इन्होंने ताल्लुकदारों को इस पूरे के पूरे क्षेत्र से डिसबसेस करना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के आने के पहले ये लोग काफी पावरफुल हुआ करते थे, सिर्फ नवाब को अपना रूलर मान लिया और उसको जो भी अपना टैक्स वगैरह पे करना है, तो इतनी एक अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद में नवाब उनके ज़्यादा उनके गांव वगैरह में या फिर जिन क्षेत्रों में वो रहते थे वहां पर इंटरफेयर नहीं करता था। मगर अंग्रेजों ने आने के बाद में क्या किया, इनकी जो ये पावर थी और ये जो ऑटोनॉमी की डिग्री थी, जो फोर्ट्स वगैरह बनाया करते थे, ये अपने ट्रूप्स मेंटेन करते थे, इन सब चीज़ों को इन्होंने खत्म करवा दिया। पहली चीज़ तो ये करी गई। उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये कि ब्रिटिशर जो थे बेसिकली इनको बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते थे। आपका जो नवाब था उसने बोल रखा था कि यार मेरे खिलाफ मत जाओ और बाकी अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जियो, जो भी मुझे टैक्स वगैरह देना है मैं एक लिमिट से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा। अगर कोई अत्याचार वगैरह तुमने बहुत बढ़ा दिया तब तो मुझे आना पड़ेगा, बट ऐसी भी हरकत मत देना। तो एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी। अंग्रेजों का कहना यह था कि हमें ताल्लुकदार चाहिए ही नहीं, हम इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, हम इनको खत्म करके रहेंगे। और खत्म करने से मतलब हम इनको डिस्प्लेस कर देंगे, हम इनको यहाँ से हटा देंगे। तो ये एक रीज़न था। तो इसके चक्कर में चलते हुआ क्या, जैसे ही आपने एनेक्सेशन किया अवध का, उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में अवध के जहाँ पे ताल्लुकदार पावरफुल थे वहाँ आपने सबसे पहले तो ताल्लुकदारों को डिसआर्म किया, यानी कि इनकी जो ट्रूप्स वगैरह थी उन सबको आपने खत्म करवाया, इनके पास जो हथियार थे वो ले लिए और इनके जो फोर्ट्स वगैरह थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए। अब ये बात अपन ने शॉर्ट आंसर में 2 पॉइंट्स में लिख दी थी कि दे वर डिसआर्म्ड एंड फोर्ट्स डिस्ट्रॉयड। अब इसको यहाँ पर अपन थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एनेक्सेशन के बाद हुआ था एंड इसके नतीजे में फिर आपको क्या देखने को मिलता है। फिर रेवेन्यू सेटलमेंट पे आप लिख सकते हैं कि समरी सेटलमेंट इस तरीके से बनाया गया था। 1856 में आपने समरी सेटलमेंट के नाम से एक रेवेन्यू सेटलमेंट आप लेकर आते हैं और इसमें आप व्यवस्था या शर्तें कुछ इस तरीके की रखते हैं कि ताल्लुकदार जो है उनकी अथॉरिटी खत्म हो जाए, उनकी पोजीशन जो है पूरी तरीके से अंडरमाइन हो जाए। इस अथॉरिटी या ये जो सेटलमेंट था इसकी शर्तें इस तरह से थी कि इन्होंने ताल्लुकदारों को जहां जहां हो सका वहां वहां खदेड़ खदेड़ के जो है उनकी अथॉरिटीज और उनकी पावर्स और उनकी सारी प्रिविलेजेस और सब चीजों के साथ में गांव का जो आपका पावर स्ट्रक्चर था वहां से या ग्रामीण क्षेत्र का जो पावर स्ट्रक्चर था वहां से लात मार के निकाल दिया। नतीजा ये हुआ कि ताल्लुकदारों के बुरे दिन शुरू हो गए। ये वही बात है कि आप एक पर्टिकुलर फैक्ट्री से खाते कमाते हो और एक दिन पता चला उस फैक्ट्री में आग लग गई और सब बर्बाद हो गया। ताल्लुकदारों की लगभग कुछ वैसी हालत हो गई थी। तो और सबसे बुरी स्थिति जो थी वो साउथ अवध के जो इलाके थे, सदर्न अवध का जो साउथ का इलाका था, वहां के जो ताल्लुकदार थे उनकी हालत थी। उनकी आधी से ज्यादा जमीन जो है अंग्रेजों ने आने के बाद 1855-56 में इन्होंने एनेक्सेशन किया और 57 की रिवोल्ट होने के पहले आधी से ज्यादा जमीनें जो है कब्जा कर ली। आधी से ज्यादा जो उनके गांव हैं जिनके ऊपर उनका प्रभाव था सब उनके हाथ से निकल गए। तो इन सारे चक्करों के चलते अब एक आध पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि ताल्लुकदारों के पास में कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था जब उनको मौका मिला अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने का कि वो उनका विरोध ना करते या फिर उनके खिलाफ विद्रोह ना करते। ये हो गया। अब सिपाहियों की बात करेंगे तो फिर आप इसमें वो पूरी चीज बता सकते हैं कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी और आपके जो सिपाही थे उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स जो थे आपकी मिलिट्री या आर्मी के और जो सिपाही थे उनके बीच में रिश्ते कैसे खराब हुए। तो आप इसकी शुरुआत करिए 1820 से कि 1820 के पहले तक अंग्रेजों के जो अफसर आया करते थे और जो आपके सिपाही होते थे उनके बीच में रिश्ते अच्छे हुआ करते थे। 1840s के बाद में चीज़ें खराब होना शुरू हुई जब आपके अफसरों ने जो है एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी डेवलप कर ली और उसके बाद में वो अपने सिपाहियों को अपने से इंफीरियर ट्रीट करने लगे। पहली चीज़। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि रेशियल अब्यूज और फिजिकल वायलेंस जो है वो बहुत कॉमन हो गया। इस लाइन को हाईलाइट कर लिखिएगा क्योंकि इस एक पर्टिकुलर चीज़ ने एक बहुत बड़ा रोल जो है अदा किया था। जो रोष सिपाहियों के अंदर इकट्ठा हो रहा था उसकी एक बहुत बड़ी वजह रेशियल अब्यूज यानी कि नस्लीय भेदभाव और दूसरा आपका फिजिकल वायलेंस था, यानी कि आप हाथापाई कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, इस तरीके की चीजें। तीसरा, अब इस सब के अलावा जो आपकी हरकतें चल रही थी कि जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी वगैरह में कन्वर्ट करने की कोशिशें कर रहे थे मिशनरीज वगैरह, और ये जो ग्रीस कार्ट्रिजेस का इशू निकल कर आ गया, जो बोन डस्ट मिली हुई है आटे में, इस तरीके की अफवाहें उड़ाई गई और ये जो ओवरऑल परसेप्शन बनने लगा कि ये लोग हमारा कास्ट और रिलीजन खत्म कर देंगे और हम सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इन सब चीजों ने भी जो है आपका जो एक ट्रस्ट हुआ करता
होता है, क्योंकि फौज में एक सबसे बड़ी बात होती है एक अफसर और सिपाहियों के बीच में ट्रस्ट होता है। सिपाहियों को ट्रस्ट होता है कि हमारा अफसर हमारी जिंदगी को जोखिम में नहीं डालेगा, अगर कभी नौबत आ गई जान जोखिम में डालने की तो सबसे पहले अपनी जान को जोखिम में डालेगा। और अपने अफसर को पता रहता है कि मेरे ऑर्डर पे मेरे सिपाही अपनी जान पर खेल जाएंगे। ये इसलिए नहीं होता कि उनके बीच में कोई एक कमांड स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच में आपस में एक ट्रस्ट डेवलप होता है। इनफैक्ट अपनी इंडियन आर्मी में भी यही होता है कि आपके जो एक रेजिमेंट होती है, अगर एक ऑफिसर को उसमें कमीशन कर दिया गया तो उसकी पूरी जिंदगी उसी रेजिमेंट में कटती है। एक आपका 21-22 साल का ऑफिसर जब कमीशन होता है, तब नेशनल डिफेंस अकेडमी से अगर गया हुआ है तो 21 साल की उम्र में कमीशन हो जाता है या 22 साल की उम्र में। और एक आपका जवान जो है 17-18 साल की उम्र में, जो है 17 साल की उम्र में अगर रिक्रूट हुआ है तो 18 साढ़े 18 का होते होते वो आपका रेजिमेंटल सेंटर से अपना पूरा ट्रेनिंग वगैरह कर आके वो आ जाता है रेजिमेंट में। अब एक 17-18 साल का सिपाही हो गया और 21-22 साल का अफसर हो गया, ये लोग साथ में बड़े होते हैं, साथ में ये लोग खाते हैं, साथ में पीते हैं, साथ में जीते हैं और साथ में मरते हैं। तो एक पूरा का पूरा एक ट्रस्ट बन जाता है। तो ये वो वाली बात नहीं है कि तुम्हारे कंधों पे 4 स्टार लगे हुए हैं तो उसके लिए तुम्हारे ऑर्डर पे जान दे देंगे, ऐसा नहीं होता। फौज का अपना एक जो काम करने का तरीका है वो काफी ज्यादा अलग है। तो वहां पे ट्रस्ट जो है एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपके बीच में ट्रस्ट नहीं है, अगर आपने अपने सिपाहियों की इज्जत नहीं कमाई तो वो आपके ऑर्डर्स नहीं मानने वाले। इट्स एज सिंपल एज दैट। और जंग में अगर आपके फिर सिपाहियों के और आपके अफसर के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर सारे के सारे ऑपरेशंस खत्म हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है फिर ऐसी आपके रेजिमेंट्स वगैरह रखने का। तो वही चीज यहां पर अब देखने को मिल रही थी, जो ट्रस्ट हुआ करता था, जिस ट्रस्ट के बेसिस पर आपके हिंदुस्तानी सिपाही ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा हिंदुस्तान जीत कर दे दिया था, अब वो ट्रस्ट खत्म हो गया है यहां पर। और उसकी जगह अब सस्पिशन आ गया है कि और हर वो गतिविधि जो अंग्रेज कर रहे हैं अब इसके ऊपर वो लोग अब वो एक, क्योंकि फौज का एक नियम है, आपने अगर एक ऑर्डर दे दिया तो फिर वो पत्थर की लकीर है। आपके सुपीरियर ने अगर ऑर्डर दे दिया आपको फिर वो काम करना ही करना है। अब आप उस पर ए फॉर बट की बात नहीं कर सकते, आप सोचते नहीं हो कि ये क्यों दिया गया, क्या है क्या नहीं है। मगर यहां पर अब ये कहानी आ गई कि हर चीज के ऊपर अब जो है सिपाहियों के दिमाग में शंका आने लगी। तो ये एक जो चीज है इसके कारण काफी ज्यादा दिक्कत आई। और ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का एपिसोड जो है इसका क्लासिक एग्जांपल है कि वो कार्ट्रिजेस के ऊपर कुछ चर्बी लगी हुई है जिसको लेके संशय की स्थिति है। ये लोग लाख समझा रहे थे आपके अंग्रेज अफसर वगैरह की ऐसा कुछ नहीं है, बट सिपाहियों ने नहीं मानी तो नहीं मानी। और इसके अलावा एक चीज और थी कि मैक्सिमम सिपाही जो थे जिनकी भर्ती होती थी ये अवध और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के इलाकों से आते थे। आज का जो ईस्टर्न यूपी है, गोरखपुर और इसके आसपास का पूरा पोर्शन, और अवध का जो इलाका है, लखनऊ और उसके आसपास का इलाका, मेजर रिक्रूटमेंट यहां से होता था। वजह यह थी कि यूपी की पॉपुलेशन हमेशा से ज्यादा रही है, आज की बात नहीं है कि 21-22 करोड़ पॉपुलेशन हो रही है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन हमेशा ही ज्यादा रही है, तो उस वक्त में भी पॉपुलेशन ज्यादा होती थी। अब लोग आपकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह के चक्कर में जाके फौज में भर्ती हो जाया करते थे, क्योंकि एक बात ये थी कि बाकी सब चीजों की अपेक्षा ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में कम से कम आपको तनख्वाह टाइम पे मिल जाती थी, ठीक ठाक फैसिलिटीज वगैरह थी। तो इन सब चीजों के नतीजे में हुआ ये कि क्योंकि ये लोग काफी मात्रा में यहां से भी भर्ती होते थे और फिर यहां पर आके आपने ये सारी हरकतें कर दी कि अवध को एनेक्स कर लिया, आप समरी सेटलमेंट लेकर आ गए, गांव में हंटर घुमाते फिर रहे हो, ताल्लुकदारों के साथ में नाटक हो रहे हैं। ये खबरें भी अब इन लोगों तक पहुंचने लगी तो इसके कारण भी एक इनका रोष बन रहा था। तो एक तो अपने खुद के जो डर बैठे हुए हैं अंदर, कार्ट्रिजेस का एपिसोड हो गया, छुट्टियां मिल नहीं रही हैं, मिसबिहेवियर बढ़ता चला जा रहा है, व्हाइट ऑफिसर्स रेशियल अब्यूज कर रहे हैं, ये सारी खबरें अवध और आपका जो बाकी सारे इलाके का एनेक्सेशन किया है उत्तर प्रदेश वगैरह के पोर्शन में, जहां से मेजॉरिटी ऑफ द फोर्सेज आती हैं, उन सब लोगों के तक जब ये खबरें पहुंच रही कि ये भाई लोग वहां पे जाके कर क्या रहे हैं, तो ये ख्याल कि यार हम लोग इनके लिए जान दे रहे हैं, हमने इनके लिए पूरा हिंदुस्तान जीत लिया इनके कहने पर, और ये हमारे घरों में घुस घुस के इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। ये जो थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ कि हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है, हमारे गांव वगैरह में जाके नाटक हो रहा है, इन सब चीजों ने एक बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशनल फेनोमेनन बना के खड़ा कर दिया था। और जो आपकी ट्रेडिशनल लॉयल्टीज थी, आपके जो घर परिवार के प्रति आपके जो एक लॉयल्टी थी, अपने गांव के प्रति जो लॉयल्टीज थी, अल्टीमेटली वो फिर सब चीजों को ओवररन कर गई। एंड लास्ट में फिर वही हुआ जो होना था, सबके सब खड़े हो गए। और इनफैक्ट इन सब चीजों के कारण आप अगर देखोगे तो अवध में जो रिवोल्ट चला है वो सबसे लंबे वक्त तक चला है, बाकी जगहों पे फिर भी इन लोगों ने दबा लिया था। अवध में लखनऊ कब्जा होने के बाद में भी 1 साल तक आपकी गुरिल्ला एक्टिविटीज चलती रही, गुरिल्ला वॉरफेयर चलता रहा। वो लोग झुके नहीं, मर मरा गए, सब खत्म हो गए, मगर वो 1-1.5 साल तक अंग्रेजों की नाक में उन्होंने दम करके फिर भी रखा हुआ था। तो यहां से इस सवाल का इस तरीके से एलाबोरेट जवाब अपना बनकर तैयार होता है। अब इस पर इतना डिस्कशन करने की वजह यह है कि ये डेड श्योर है, सवाल आएगा जरूर, किसी ना किसी फॉर्म में ये घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो अब आपसे चाहे शॉर्ट में पूछा जाए चाहे लॉन्ग में पूछा जाए, अब आपसे इसका जवाब बनना चाहिए। अब आप इसको लिखकर अच्छे से इसमें से मैक्सिमम नंबर आप फैच इसमें से कर सकते हैं। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये बोलते हैं, ये पहले अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तो पहले ये स्टेटमेंट दिया है, अ चेन ऑफ ग्रीवियंस in Awadh linked the prince, talukdar, peasants and sepoys to join hands in the revolt of 1857 against the British। यानी कि
एक अपनी शिकायतों की लंबी चौड़ी लड़ी थी। ग्रीवियंसेस का मतलब होता है किसी चीज से शिकायत होना, तो एक शिकायतों की पूरी लड़ी थी, एक चेन बनी हुई थी शिकायतों की अवध में, जिसके चलते आपके जो प्रिंस थे, जो ताल्लुकदार थे, जो किसान थे और जो सिपाही थे, इन सब लोगों ने हाथ ज्वाइन कर लिए 1857 की रिवोल्ट में अंग्रेजों के खिलाफ। अपने को इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है। अभी अपन ने इसके पहले वाले आंसर में ये देख लिया था कि ताल्लुकदारों की और सिपाहियों की क्या समस्याएं हैं, तो आपको जस का तस वही चीज यहां पे उतार देनी है। अब क्योंकि अपने को फिर 120 अपने को आपका 150 से 200 शब्दों के अंदर अंदर इस बात को लिखकर खत्म करना है, 18 से 20 लाइनों में लिखना है, तो अपन इसमें अब ये नहीं कर सकते कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो किया था कि हम लोगों ने ये ताल्लुकदार को और सिपाही के बारे में डिटेल में 10-10 लाइनें लिखी थी, वैसा नहीं कर सकते। अब अपने को 4-4, 6-6 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। 4 हैं और अपने को 20 लाइनें लिखनी है, तो 5-5 लाइनों में जो है आप अपनी बात खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रिंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी दिक्कतें हैं उसके बारे में 5 लाइन लिख दीजिए। जो भी इसके पहले वाले आंसर में ताल्लुकदार पे बात करी उसमें से 4-5 लाइनों में अपनी बात कर दीजिए। पीजेंट्स के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, इनकी क्या दिक्कतें थी, इसमें भी आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। और सिपाही के बारे में भी डिटेल में बात करिए तो उसके भी आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। आपके 20 पॉइंट बनकर तैयार हो जाएंगे और इस तरीके से एक अच्छा जवाब जो है तैयार हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछा गया है, व्हाट वाज द व्हाई वाज द रिवोल्ट पर्टिकुलरली वाइड स्प्रेड इन अवध, कि अवध में ही खास तौर पे रिवोल्ट इतने लंबे वक्त तक क्यों चली थी। व्हाट प्रॉम्प्टेड द पीजेंट, ताल्लुकदार एंड जमींदार टू ज्वाइन द रिवोल्ट, आखिर क्या वजह थी कि पीजेंट, ताल्लुकदार, जमींदार इन सब लोगों को रिवोल्ट ज्वाइन करना पड़ी। तो इसका जवाब आप इस तरह से शुरू करें कि सिंस 18th century अवध फेस्ड अ चेन और नंबर ऑफ ग्रीवियंसेस व्हिच लिंक्ड द प्रिंस, ताल्लुकदार, पीजेंट्स एंड सिपाहीज टू जॉइन हैंड्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड मेड द रिवोल्ट वाइड स्प्रेड इन अवध। अब लगभग आपने पहला स्टेटमेंट जो है जस का तस उतार दिया है। अब उसके बाद में अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, अलग अलग आप सब हेडिंग्स में जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले अपन प्रिंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्या इनकी तकलीफें थी वो देख लेते हैं। तो हेडिंग बनाइए, द फैक्टर्स व्हिच वर रिस्पांसिबल फॉर जनरेटिंग ग्रीवियंसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रिंस, आपका या फिर जो आपका शाही परिवार था, राज परिवार था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अवध का एनेक्सेशन, अवध का एनेक्सेशन हुआ क्यों? क्योंकि सब्सिडरी अलायंस ले रखा था इन भाई लोगों ने। सब्सिडरी अलायंस 1801 में जो है अवध ने ज्वाइन किया था और 1801 से चलते चलते 55 साल में इन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजों ने सब्सिडरी अलायंस के चलते इनके ऊपर शिकंजा कस लिया था और 1856 तक ये लोग बोर हो गए थे। ये वाजिद अली शाह जो है वो बेसिकली उसके पास ताकत वाकत कुछ ज्यादा रह भी नहीं गई थी, मगर फिर भी इन्होंने सोचा कि अब इनको हटा देते हैं, अब इनकी जगह हम ही रूल करेंगे, हो गया बस। तो इस तरीके से इन लोगों ने एक तो सब्सिडरी अलायंस करवा के अवध की जो पावर थी धीरे धीरे कम कर दी। आपकी टेरिटरीज वगैरह पे कब्जा करते चले गए, मिलिट्री की फोर्सेस वगैरह जो उसको डिसबैंड कर दिया, अपनी फौजें लाके आपने किंगडम में खड़ी कर दी और यहां तक कर दिया कि आपकी एडवाइस के बिना जो है नवाब किसी तरीके का कोई फैसला नहीं ले सकता। एंड वक्त के साथ में धीरे धीरे आप बेसिकली अंग्रेज पैरासाइट की तरह थे, वो चूसते चले जा रहे थे। एक पैरासाइट जो होता है, किसी पेड़ पे अगर कोई दूसरा पेड़ जाके रहने लगता है और उससे सारा न्यूट्रिशन लेता है, उसको बोलते हैं अपन लोग पैरासाइट। तो ये जो अंग्रेज जो है अब अवध में पैरासाइट की तरह घुस गए और इसके रिसोर्सेज चूसते चले जा रहे हैं। 1801 से लेके 1855-56 तक इन भाई लोगों ने यही सब किया, मगर अब इनको इसमें भी मजा नहीं आ रहा था। तो अल्टीमेटली इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग जो है आपका अवध जो है उसको एनेक्स कर लेंगे। इसकी एक और वजह यह थी कि अवध की जो पोजीशन थी, अवध का जो आपका एक इलाका था, ये ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे लोकेटेड था, प्लस इकोनॉमिकली एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। तो अंग्रेजों को यह लगा कि अब क्योंकि ट्रेड को अगर बढ़ाना है, नॉर्थ इंडिया में एक पर्टिकुलर मार्केट अपने को बड़ा बना के खड़ा करना पड़ेगा और अवध इनको इसके लिए एक सही जगह लगी। इसके अलावा इसकी जो जमीनें थी इतनी फर्टाइल थी, क्योंकि अब गोमती बह रही है और 50 तरीके की और दूसरी नदियां बह रही हैं, तो उसके चलते जमीन बहुत फर्टाइल थी। इस फर्टाइल जमीन का भी हम लोगों को फायदा मिलेगा, ये बात सोचकर इन लोगों ने नवाब को लात मार के निकाल दिया और उसकी जगह खुद आके बैठ गए। डिस्पोजिशन ऑफ ताल्लुकदार, तो ताल्लुकदार के बारे में जो सारी बातें हुई थी वो हम लोगों ने पहले देख ही ली हैं, इसमें अभी बात करने को ज्यादा कुछ बनता नहीं है। उसी के वही सारे पॉइंट यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं। फिर से आप इन्हीं पॉइंट्स में से 2-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के, वो आप उतार दीजिए। अब आ जाते हैं पीजेंट्स वगैरह के ऊपर। तो हुआ ये कि जो पीजेंट्स वगैरह थे इनको जब आपने रिमूव किया, जब आपने ताल्लुकदारों को रिमूव किया, तो उसके बाद में अंग्रेज ये चाहते थे या फिर अंग्रेजों का ये थॉट प्रोसेस था कि जो एक्सप्लॉइटेशन है इसको कम किया जाएगा। अंग्रेजों का ये प्लान था कि अगर हम लोगों ने आपके ये जो ताल्लुकदार है इनको हटा दिया किसानों के और हमारे बीच में से, पहले ये होता था कि ताल्लुकदार किसानों से अपना टैक्स कलेक्ट करता था और वो आपके नवाब को देता था। अब अंग्रेजों ने ये बोला कि हम लोग अब क्योंकि नवाब को हटा के उसकी जगह आके बैठ गए, तो हमारा ये किसान से टैक्स कलेक्शन का जो ताल्लुकदार ये काम कर रहा है या ताल्लुकदार किसानों के ऊपर जो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा है, इस पूरी इक्वेशन में से हम लोग अब
ताल्लुकदार को हटा देते हैं। ऐसा अगर हम लोगों ने कर दिया तो इससे होगा ये कि इन किसानों का जो एक्सप्लॉइटेशन है वो कम हो जाएगा और हमारी जो रेवेन्यू डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आपका जो ताल्लुकदार है वो पैसा इकट्ठा करता है तो उसमें से एक हिस्सा वो अपने पास में भी रखता है, उसके बाद में बाकी हिस्सा वो हमको लाकर देता है। अगर हम लोग किसानों से डायरेक्टली कलेक्ट करना शुरू कर देंगे तो उस कंडीशन में होगा ये कि हमारे को ये ताल्लुकदार को पैसा ऐसा देना नहीं पड़ेगा, उसी कंडीशन में वैसी कंडीशन में हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़कर आ जाएगा। ये इन लोगों का थॉट प्रोसेस था। मगर अब दिक्कत ये हो गई किसानों के लिए कि अब अंग्रेजों के टाइम पीरियड में इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अगर आपकी फसल खराब हो गई तो फिर आपका जो रेवेन्यू डिमांड है उसको स्टेट कम कर देगा या पोस्टपोन कर देगा। ताल्लुकदार के टाइम पीरियड में तो ये था, या फिर नवाब के टाइम पीरियड में ये था कि अगर कभी अकाल पड़ गया या फिर अगर मानसून अच्छा नहीं आया, फसल खराब हो गई या उतनी अच्छी नहीं हुई तो थोड़ा बहुत आपको रियायत मिल जाती थी, थोड़ा बहुत वो रहम कर देते थे, या तो आपका वो पोस्टपोन कर देते थे रेंट का कलेक्शन, या फिर वो बोलते थे चलो माफ कर दिया जाओ, या फिर वो ये कर देते थे कि चलो पूरा मत दो, आधा दे दो, एक चौथाई दे दो, कुछ तो आपकी मदद वगैरह कर दिया करते थे। मगर ईस्ट इंडिया कंपनी इस मामले में थोड़ा सा जो है क्लियर थी कि भैया देखो ऐसा है, पैसे तो आपको देना पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ करो या ना करो, खुद मत खाओ हमें कोई मतलब नहीं है, मगर आपको पैसे हमें लाकर देना पड़ेंगे। ये इन लोगों का जो माइंडसेट था, इसके चलते फिर काफी सारी दिक्कतें होने लगी कि आपका इन लोगों को कोई गारंटी नहीं थी किसानों को कि अगर बुरे वक्त आ गए तो ये लोग हमारी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर कभी आपकी फेस्टिविटीज पड़ गई या फिर किसी तरीके का आपको जरूरत पड़ गई तो एकदम से तो ताल्लुकदार आपकी हेल्प कर देता था। ईस्ट इंडिया कंपनी उस तरीके की हेल्प वगैरह करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, ना उसे कोई मतलब था इस तरीके की चीजें करने से। तो हुआ ये कि आपका जो आपने जो ताल्लुकदारों को हटाया और उसकी जगह फिर आप खुद आगे बैठ गए, उससे किसानों को कोई खास भला हुआ नहीं। बिसाइड दिस एक चीज और हो गई कि आपने जो नया रेवेन्यू सेटलमेंट लाए इसमें आपने जो टैक्स वगैरह था वो 30 से 70% तक बढ़ा दिया, ये सोचकर कि ताल्लुकदार को तो देना ही नहीं है। दिक्कत ये थी कि ताल्लुकदार जमीन पे पहले से ही ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर रहा था, यानी कि अगर वो पहले जमीन पे 100 रुपए का टैक्स ले रहा था तो वो 100 रुपए का टैक्स पहले से ही बहुत ज्यादा था, किसान की उसको ही देने में जो है कमर टूटी हुई थी। अब आपने वो 100 पे अगर 30 से 70% अगर टैक्स बढ़ा दिया तो यानी कि अब किसान को 130 से लेकर 170 रुपए के बीच में आपको देने थे। पहले वो 100 रुपए के आसपास दे रहा था, 100 रुपए देने में उसकी जो है हालत खराब हो रही थी और अब आपने उस पर 130 से 170 रुपए के बीच में कुछ वैल्यू मांग ली है। तो कंडीशन ये कुल मिला के ये थी कि आपके आने से, ताल्लुकदारों के हटने से किसान का कोई भला नहीं हुआ, मगर उसका जो कह सकते हैं सप्रेशन है और ज्यादा बढ़ गया। नतीजा ये निकला अल्टीमेटली वो उसको जब मौका मिला तो वो आपके खिलाफ आके खड़ा हो गया। लास्ट जो है आपका रेज ऑफ सिपॉइज, तो इसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो उनमें से आप जो इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट्स उतार दीजिए, आपके 20 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, एक अच्छा जवाब बनकर तैयार हो गया और इसमें से आपको मैक्सिमम नंबर जो है मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपका जो ये पूरा आंसर है कोई शायद पढ़ेगा भी नहीं, आपने ये हेडिंग्स वगैरह का इस्तेमाल और उसमें फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले इसीलिए लिखने क्योंकि हेडिंग पर नजर गई, 1-2 पॉइंट्स वगैरह देखे, सामने वाला समझ जाएगा कि नहीं नॉलेज है। फिर दूसरी हेडिंग पर नजर गई, 1-2 पॉइंट्स देखे, तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग, तो क्लियर हो जाएगा कि नहीं इसने पढ़ाई करी है, इसने बकायदा एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ी हैं, डिटेल में डिस्कस किया है चीज़ों को, प्रैक्टिस वगैरह करी है, उसके बाद में बंदा जो है पेपर देने आया है। तो इससे आपकी मार्क्स वगैरह जो है कि इंप्रेशन अगर ठीक जाता है तो आपको 6 नंबर में से 5, 5.5, 5.75, 5.8, 5.9 इस तरीके से मार्क्स वगैरह जो है मिल जाएंगे। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द रेबल्स वांट, यानी कि जो रेबल्स थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था, जिन्होंने सिपाहियों ने अल्टीमेटली अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बगावत करी थी, ये चाहते क्या थे, पहले तो ये बताइए। उसके आगे टू व्हाट एक्सटेंट डिड द विजन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स डिफर्ड, अब अपने को इसके आगे ये बताना है कि किस हद तक ये जो रिवोल्ट है इसमें जो अलग अलग सोशल ग्रुप आए थे वो क्या क्या चाहते थे और उनका आपस में कितना जो है डिफरेंस वगैरह था, उनकी अपनी जो इच्छा थी या फिर वो जिस रीजन के कारण वो उन्होंने 1857 की रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, तो वो विजन्स जो थे एक दूसरे से कितना ज्यादा अलग थे, अब हमको ये बताना है। उनका जो एक व्यू था कि हम लोग इसलिए इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में आ रहे हैं, तो किस लिए आ रहे हैं, वो जो रीजंस थे उनके बारे में हमको बात करनी है और आपस में कितना उनमें डिफरेंस आ गया था वो देखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये रेबल्स क्या चाहते थे। तो जो रेबल्स की डिमांड थी वो ये थी, सबसे पहले तो वो अंग्रेजों का जो रूल था इसको अप्रूव करना चाहते थे, पहली चीज। इसके बाद में वो दूसरी चीज जो चाहते थे वो ये था कि अंग्रेजों के पहले के उनके जो रूलर्स वगैरह थे, यानी कि नवाब वगैरह हो गए, ताल्लुकदार हो गए, जमींदार हो गए, इन लोगों को अप्रूव ना किया जाए, इन लोगों को वो हटाना नहीं चाहते थे। और अंग्रेजों ने आने के बाद में हालांकि इन लोगों को जीत लिया था, मगर फिर भी जहां जहां पर ये उनकी अथॉरिटी के नीचे भी काम कर रहे थे, ताल्लुकदार वगैरह हो गए, जमींदार हो गए, नवाब हो गए, ये इन लोगों को और ज्यादा दबा रहे थे, इन लोगों को और ज्यादा जो है स्क्वीज कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो आपके जो रेबल करने वाले थे वो चाहते थे कि ऐसा ना किया जाए। इसके अलावा ये लोग ये भी नहीं चाहते थे कि प्रिंसली स्टेट्स वगैरह जो हैं या प्रिंसली रूलर्स वगैरह जो हैं उनके स्टेट्स को कंपनी अपने अंपायर में एनेक्स करती चली जाए
है अपने राज्य में अपना जो वो हिंदुस्तान के हिस्से पे शासन कर रही थी उसमें मिलाती चली जाए। इसके बाद में ये लोग चाहते थे कि आपके जो हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं उनके बीच में यूनिटी होनी चाहिए। एंड लास्टली ये चाहते थे कि मुगल एम्परर जो है इनको गुड विशेस वगैरह दें, इनको आपका जो है अपनी शाबाशी दें, इनके ऊपर आप अपना एक हाथ बना के रखें, आशीर्वाद दें। एंड अल्टीमेट दूसरे किंग्स और रूलर्स भी यही चीज़ करें और रिवोल्ट वगैरह जो है सक्सेसफुल हो, इसके लिए ये लोग उसको बाकायदा आके लीड करें आगे से, और जब जीत लिया जाए सब कुछ तो उसके बाद में पुराना जो शासन था उसको फिर से स्थापित किया जाए। ये इन लोगों का थॉट प्रोसेस था। इसके अलावा ये लोग ये भी नहीं चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो इस देश के ऊपर थोपी जाए या इम्पोज की जाए। जो इंग्लिश मीडियम में स्कूल्स खुल रहे थे और जो आपके कस्टम्स वगैरह वो बदला जा रहा था, सती प्रथा को बैन किया गया था, विडो रीमैरिज अलाउ की गई थी, ये लोग इस सब चीजों के भी खिलाफ थे। एंड कुल मिला के सोशल ट्रेडिशंस हो गए, कस्टम्स हो गए, फैब्रिक हो गए, जो उस वक्त की जिंदगी का तरीका था, ये लोग ये नहीं चाहते थे उसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस वगैरह है। अब ये तो खैर आपके जो रेबल्स हैं, जो सिपाही हैं, उन लोगों का थॉट प्रोसेस था। इसके अलावा जो सिविलियंस थे, समाज के जो अलग अलग तबके के जो सिविलियंस आपके इसमें आके जुड़े हैं इस रिवोल्ट में, उन लोगों के क्या रीजंस वगैरह थे या फिर वो किन वजूहात के कारण इसमें आके जुड़े, अब उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले जमींदारों की बात कर लेते हैं। जमींदारों को अपनी जो प्रॉपर्टीज और उनके एस्टेट्स वगैरह थे, बार अगर आप किसी कारण से डिफॉल्ट कर जाते हैं पेमेंट पर, तो आपका जो अंग्रेज थे वो ये करते थे, प्रॉपर्टी उठाकर ऑक्शन करना शुरू कर देते थे। तो हर बात के ऊपर आप उनकी प्रॉपर्टी का इस तरीके से ऑक्शन करते चले जाएं, ये उनको पसंद नहीं था। इसी तरीके से अगर किसी किसान ने या फिर किसी स्लेव ने अगर उनके ऊपर किसी तरीके का कोई केस लगा दिया, तो वो केस के चक्कर में फिर अब उनको समन आ जाता था कोर्ट से, और कोर्ट में फिर उनको जाके पेशियां देना पड़ रही हैं। तो उनको ये भी पसंद नहीं था कि बार बार छोटे से छोटे केस वगैरह के लिए अगर उनके खिलाफ फाइल हो जाता है तो उनको बार बार जो है कोर्ट में समन किया जा रहा है। इससे उनकी अथॉरिटी और प्रेस्टीज जो है हर्ट हो रही है या फिर अफेक्ट हो रही है। जमींदारों की ये एक थॉट प्रोसेस थी, या फिर ये लोग चाहते थे कि ये सारी चीजें रुकना चाहिए, इसलिए इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मर्चेंट्स की बात की जाए तो ये सेक्शन जो था ये चाहता था, ये लोग इस बात से खुश नहीं थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इनका व्यापार के ऊपर पूरी तरीके से एक मोनोपोली हो गई है। अंग्रेज हुकूमत या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये ट्रेड को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो इसमें से कमा रही है। खास तौर पर जो आपके ऐसे सामान हैं जिसमें बहुत आपका महीन काम किया जाता है, या फिर जो महंगे आपके जो वैल्यू के सामान वगैरह होते हैं, जैसे इंडिगो का क्लोथ हो गया, या फिर आपके जो आर्टिकल्स हो गए जो शिप होते हैं, मसाले वगैरह का व्यापार हो गया, इन सब चीजों में अंग्रेजों की एक मोनोपोली हो गई थी। और ये लोग और इसमें दूसरों को ये लोग प्रॉफिट कमाने दे नहीं रहे थे। तो मर्चेंट्स ये चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरीके से हटाया जाए, तो अपना जो प्रॉफिट वगैरह अभी जो है कम हो रहा है ये बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारा जो इतना सब होने के बाद में भी अंग्रेज कर ये रहे थे कि ये जो मर्चेंट्स बाकी जो ट्रेडर्स थे उनके प्रॉफिट वगैरह के ऊपर टैक्स लगाते थे और कई सारे तरीके के आपके सेस लगाया करते थे। इस सब के चक्कर में इनकी कमाई ज्यादा नहीं हो रही थी। तो ट्रेडर्स का मानना यह था कि अगर अंग्रेजों को हटा दिया गया, मर्चेंट्स का मानना यह था अगर अंग्रेजों को हटा दिया गया तो हम लोगों के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, जो हमारे हाथ से एकदम व्यापार निकलता चला जा रहा है इस पे हमारा कमांड या कंट्रोल फिर से बनकर तैयार होगा। तीसरी चीज, पब्लिक सर्वेंट्स जो आपके काम करते थे वो तो खैर अब चाहे सिविल में हो चाहे मिलिट्री में हो, वो काम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए करते थे। मगर वो लोग इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती थी, उनका पैसे भी कम थे और इसके अलावा उनको किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट पोस्ट वगैरह पे नहीं रखा जाता था। जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट पोस्ट वगैरह थी, चाहे वो सिविल में हो चाहे मिलिट्री में हो, वो सारी की सारी यूरोपियंस के लिए या फिर फॉर दैट मैटर अंग्रेजों के लिए रिजर्व थी। और इन लोगों से जो मीनियल जॉब्स थे या फिर जो लोअर आपकी ब्यूरोक्रेसी के या छोटे लेवल के काम है वो सारे काम करवाए जाते थे। ये लोग इससे खुश नहीं थे। इनका मानना यह था कि अगर रिवोल्ट कर दी और अंग्रेजों को निकाल दिया तो शायद हमको जो है हायर पोस्ट वगैरह पर जाने का मौका मिलेगा, हमको जो है हायर अथॉरिटीज वगैरह जो है उनको एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा। आर्टिसंस यानी कि आपके जो काश्तकार हैं, इनकी बात कर ली जाए तो यूरोपियंस जो हैं उन्होंने इंग्लिश आर्टिकल्स वगैरह इंट्रोड्यूस कराया इंडिया में, और उसके चलते आपके जो हिंदुस्तानी आर्टिसंस थे जिसमें वीवर्स आ जाते हैं, इसमें बाकी सारे लोग आ जाते हैं, उनके हाथ से शू मेकर्स आ जाते हैं, बाकी आपके कारपेंटर्स आ जाते हैं, इन सबके हाथ से जो है बिजनेस निकलता चला गया। लास्ट में इनकी हालत यह आ गई कि इनके पास खाने कमाने को नहीं बचा क्योंकि अंग्रेजों ने पूरा मार्केट जो है कैप्चर कर लिया। अब एक काश्तकार है, उसने अपने हाथ से काम कर एक पेयर शूज बनाए। अब उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगा है। अंग्रेजों ने मशीन का इस्तेमाल कर उसी तरीके के 150 जूते बना दिए और उनको जो है मार्केट में उतार दिया। कंपैरेटिवली उनकी कॉस्ट कम होगी। ऑब्वियस सी बात है कोई बंदा अगर जाएगा खरीदने के लिए सामान्य तो वो अंग्रेजों के जूते खरीदेगा क्योंकि वो सस्ते पड़ रहे हैं। अब ये चीज के कारण हुआ ये कि ये जो शू मेकर्स थे या इसी तरीके से ब्लैक स्मिथ हो गए, कॉटन ड्रेसर हो गए, कारपेंटर हो गए, सब लोगों का सामान क्योंकि कंपैरेटिवली अनकॉम्पिटिटिव हो गया, अंग्रेजों ने आपका मार्केट कैप्चर कर लिया और इन लोगों की स्थिति ये आ गई कि इन लोगों को
या तो भीख मांगना पड़ेगी या फिर अब आपको गांव जाके फिर से खेती करना पड़ेगी, अब आप काश्तकारी की मदद से नहीं कमा सकते। एक ये चीज हो गई। इसके बाद आपके जो रिलीजियस लीडर्स वगैरह थे, पंडित हो गए, फकीर हो गए, दूसरे लर्न पर्सन हो गए, ये इन लोगों को समझ में आ गया कि यूरोपियंस वगैरह जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे हमारा धर्म खतरे में है, और अब कुछ भी करके हमको भैया अपना रिलीजन बचाना है तो फिर इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए इन लोगों ने ये जरूरी समझा कि इनके खिलाफ अब रिवोल्ट करना पड़ेगी। तो ये आपके अलग अलग जो आपका सेक्शंस हैं, आपके जो समाज के अलग अलग तबके हैं, उन्होंने ये सारी बातें सोचकर इन सारे फैक्टर्स के कारण अपनी जो रिवोल्ट है इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो याद रखिएगा, अपन ने यहां पर दो जवाब दिए हैं। रेबल्स क्या चाहते थे पहले अपन ने वो डिटेल में लिख दिया, और उसके बाद में फिर अलग अलग जो सेक्शंस थे वो लोग क्या चाहते थे उसको अपन ने यहां पर डिटेल में लिखकर तैयार कर दिया। अब ये कम से कम आपका 20-22 लाइनें बन जाती हैं, मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन द रिप्रेसिव मेजर्स अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश टू सबड्यू द रेबल्स ऑफ 1857। अब ये क्वेश्चन अपन ने शॉर्ट्स में भी किया था, वहां पर सिर्फ अपन ने जो हेडिंग्स लिखी हैं उतना लिखकर छोड़ दिया था, उसके आगे अपन ने इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। मगर यहाँ पर अपने को ना सिर्फ ये हेडिंग्स लिखनी है, अपने को बकायदा इसमें क्या क्या काम किए गए थे उनको भी डिटेल में डिस्कस करना है। तो जो रिप्रेसिव मेजर्स ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किए थे 1857 में, दे आर एज फॉलोइंग। इस तरीके से आप एक हेडिंग बनाकर शुरू कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले पासिंग ऑफ लॉज टू हेल्प द ट्रूप्स, ये अपन ने हेडिंग बना दी। शॉर्ट आंसर में अपन ने सिर्फ इतना ही लिखकर छोड़ दिया। तब क्या लॉज बनाए थे और उसके क्या कंसिक्वेंसेज हुए, वो सारी बातें अपन इस हेडिंग के अंडर में कर सकते हैं कि अंग्रेजों ने काफी सारे लॉज पास किए थे आपका अपने जो फौजें हैं उनको अंदर भेजने के पहले। नॉर्थ इंडिया का जो इलाका उनके हाथ से निकल गया था, इसको कैप्चर करने के लिए जब उन्होंने अपनी ट्रूप्स भेजी, उसके पहले इन लोगों ने काफी सारे कानून पास किए जिससे इनकी सिपाहियों को मदद मिले। सबसे पहले तो मिलिट्री ऑफिसर्स को आपने कानून पास करके एम्पावर किया कि अगर आप चाहें तो किसी इंडियन को ट्राई कर सकते हैं और पनिश कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर मुकदमा चला सकते हैं और उसको सजा दे सकते हैं। कोर्ट वगैरह की जो व्यवस्था है वो खत्म है। अब यहाँ पे जो आपका मिलिट्री ऑफिसर था वही आपका वकील हो गया, वही जज हो गया और वही यहाँ पे जूरी हो गया। तो वही अब जिसको चाहे उसको जो है ट्राई कर सकता है, उसको सजा दे सकता है। ऑर्डिनरी जो लॉ प्रोसेस थी ट्रायल वगैरह की और आपका जज जो है वो सजा देगा, वो सब की सब जो है खत्म कर दी गई, उसको सस्पेंड कर दिया गया। बोला उसको गोली मारो, कोई मतलब नहीं है इस चीज से। आपको लगता है अगर सामने वाला गलत है, उसकी आंखों में भी अगर आपको ऐसा दिखता है 2 मिनट के लिए कि फियर है, सस्पेशन है, आपको डाउट हो रहा है, जो करना है कर दीजिए, नो इश्यूज अबाउट दैट। तो एक तो ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आपने अपने मिलिट्री अफसर्स को दे दी। इसके बाद में फिर जो नए आपके जो क्या कह सकते हैं इन लॉज का इस्तेमाल कर जो ट्रूप्स वगैरह आई उनको भी इंश्योर किया गया कि किसी तरीके का अगर उन्होंने कोई ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह जैसी स्थिति कर दी, अगर कोई बहुत ज्यादा अति कर दी, अगर आपने वायलेंस वगैरह की, तो भी आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, मगर अपने को रिवोल्ट को सप्रेस करना है। इस रिकॉन्कर करने के लिए उन लोगों ने खास तौर पर दिल्ली जो है उसको रिकॉन्कर करने के लिए उन लोगों ने खास तौर पर आपका इन सारी चीजों को किया था। बहुत बिटर एंड ब्रूटल फाइटिंग की गई। हर तरीके का जो ऐसा तरीका जो आपका सोल्जरिंग में नहीं इस्तेमाल किया जाता, नहीं अपनाया जाता, वो तक जो है लगाया गया और पूरा जो है सारा जोर लगा के अल्टीमेटली उन्होंने जो एक आपका बना हुआ था कि ब्रिटिशर्स सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हैं, इन सारी बातों को एक तरफ रखकर उन्होंने बताया कि अंग्रेज किस लेवल तक वहशी हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने डिप्लोमेसी वगैरह करी। सब डिप्लोमेसी में उन्होंने किया ये कि जो एजुकेटेड इंडियंस वगैरह थे और जमींदार वगैरह थे, इनको ये समझाने की कोशिश करी कि भाई आप लोग जो हैं, ये जो रेबल्स हैं, इन लोगों से दूर रहें। ये लोग जो हैं आपको पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये अगर हमको हटाएंगे तो हमारी जगह पे उन्हीं लोगों को लेकर आने वाले हैं जिन्होंने आपके ऊपर अत्याचार किया था। हम लोगों को आप लाख गालियां दे लो, मगर फिर भी हम लोग आपके यहाँ मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं, इंग्लिश के मीडियम के स्कूल खुलवा रहे हैं आपके यहाँ। देखिए रेलवे लाइन भी शुरू करवाई है, टेलीग्राफ या तार की व्यवस्था शुरू करवा दी, रोड्स बनवा रहे हैं। तो हम लोग धीरे धीरे ही सही कुछ तो काम कर रहे हैं। एजुकेटेड इंडियंस को इन्होंने एक और बात बोली कि भाई देखिए हम लोग यहाँ पर आपका जो विडो रीमैरिज है उसका हमने कानून पास करवाया आप लोगों के कहने पर। यहाँ पर इसके अलावा जो सती वगैरह है उसको बैन करवा दिया आप लोगों के कहने पर। तो आप लोगों को तो दिख ही रहा है हम लोग आपकी मदद करना, तो आप हमारे साथ खड़े हुई है। बड़े जमींदारों को बोला कि ठीक है हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं आप लोगों के साथ में ट्रीटमेंट वगैरह में, मगर फिलहाल आप लोग इन सब का साथ मत दीजिए रेबल्स का। बाद में जैसे ही सब कुछ खत्म करते हैं उसके बाद में फिर हम लोग आपकी जो ग्रीवियंसेस हैं, आपकी जो समस्या है उनको डील करेंगे और आगे से आपके साथ में वो सब कुछ नहीं होगा जो अभी तक हुआ है। इस तरीके से इन लोगों ने एक रिफ्ट जो है रेबल्स के बीच में क्रिएट कर दिया जमींदारों के साथ में, और आपके जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उनका सपोर्ट भी जो है विड्रॉ करवा दिया। इस तरीके से हुआ ये कि एक आपका अंदर ही अंदर इन्होंने भीतर खाने आपके काफी सारी दरारें जो है वो खड़ी कर दी।
तीसरा, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर जो है मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया। इस बात में कोई दो मतलब राय नहीं हो सकती कि अंग्रेज उस वक्त के जो सबसे आपके एडवांस वेपन्स थे वो रखते थे। उनके पास में मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे बढ़िया वेपन्स और आर्मरीज थी। उनके सिपाही सबसे ज्यादा अच्छे से ट्रेन थे। तो सबसे एक चीज तो ये करी उन्होंने कि आपके जो लेटेस्ट वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल किया। दूसरा, आपके जो सबसे वेल ट्रेन्ड और बढ़िया तरीके से आपके जो सिखाए हुए सिपाही थे उन सबको लेकर आए और उन सब की मदद से जो है आपने यहां पर एक बड़े लेवल पर मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह जो है चलाए आपका। और क्योंकि इनका जो है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस के ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल था, रेलवे था, टेलीग्राफ था, इन सब के ऊपर इनका जो तगड़ा कंट्रोल था, इसके कारण ये एक से दूसरी जगह आपकी जो फौजें हैं ज्यादा आसानी से भेज सकते थे पूरे के पूरे देश में। और रेबल्स वगैरह जो है यहां पर मात खा गए। रेबल्स वगैरह जो है यहां पर इनको काउंटर नहीं कर पाए। कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर ली जाए, टेलीग्राफ वगैरह जो था उसके कारण कमांडर इन चीफ अलग अलग फ्रंट्स पर जो ऑपरेशन चल रहे थे उनके साथ में वो बाकायदा आपका कम्युनिकेशन में था। अगर उनको कोई इंस्ट्रक्शंस देना थे तो वो भी जो है पास कर रहा था। अगर उनको कोई चालें चलनी थी आपका रेबल्स के खिलाफ, कोई और आपको अगर रीइंफोर्समेंट भेजना था तो वो सारी चीजें या वो सारी इंफॉर्मेशन इनके पास वेल ऑन टाइम पहुंच जाती थी। नतीजा ये निकला कि इन लोगों ने जितने भी प्लान्स वगैरह बनाए और इमीडिएट एक्शंस वगैरह लेने की जो भी आपने मतलब यहां पे प्लानिंग वगैरह करी वो सक्सेसफुल होती चली गई और अल्टीमेटली नॉर्थ का जो इलाका है उसको जीतने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। तो इस तरीके से दो तीन चीजें की गई हैं। सबसे पहला, कानून वगैरह की मदद से आपने जो है जमकर वायलेंस वगैरह किया है और उसको आपने कानूनन तौर पर किया। दूसरा, ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस के ऊपर आपका कमांड रहा, कंट्रोल रहा। तीसरी चीज ये आपने मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया। एंड चौथी बात, ऑब्वियसली इनकी ट्रूप्स वगैरह ज्यादा अच्छे से आपका मोटिवेटेड थी, ज्यादा अच्छे से ट्रेंड थी। एंड लास्टली इनके मिलिट्री कमांडर्स के पास में कॉमन आइडियोलॉजी थी, उनको पता था वो कर क्या रहे हैं। डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया गया और इन सारी चीजों के नतीजे में ये लोग आपका जो पूरा का पूरा रिवोल्ट है इसको दबा ले गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, What do visual representation tell us about the revolt of 1857? जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, दूसरे शब्दों में जो तस्वीरें हैं, वो हमको 1857 की रिवोल्ट के बारे में क्या बताती हैं? हाउ डू हिस्टोरियंस एनालाइज दीज रिप्रेजेंटेशंस? हिस्टोरियंस जो हैं इस तरीके के रिप्रेजेंटेशंस को, इस तरीके के विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को किस तरीके से एनालाइज करते हैं वो हमको बताना है। अब इसी सवाल को घुमाकर उन्होंने पूछा है, एग्जामिन द विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था इसके विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को एग्जामिन करिए। दैट प्रोवोक्ड द रेंज ऑफ डिफरेंट इमोशंस एंड रिएक्शंस, जिसके कारण अलग अलग तरीके के रिएक्शंस और इमोशंस वगैरह जो हैं जनरेट हुए। अब उसके बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे करना यह है, जो रेबल्स एंड द राज वाला हमारा चैप्टर है उसमें जो अलग अलग तरीके की तस्वीरें बनाकर जो अलग अलग मैसेजिंग वगैरह दी गई थी, हम लोगों को उन मैसेजिंग वगैरह के बारे में यहाँ पर बातचीत करनी है। बात को जरा ध्यान से समझिएगा, हमको उन तस्वीरों को यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करना। यहाँ पर हम लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर हमको उन तस्वीरों को बनाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव या फिर जो मैसेजिंग वगैरह है, जो थॉट प्रोसेस है, हमको बेसिकली उसको ध्यान में रखते हुए जो है जवाब लिखना है। तो इसकी शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हैं, द विजुअल रिप्रेजेंटेशंस और पिक्टोरियल इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश एंड इंडियंस इज वन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस या पिक्टोरियल इमेजेस हैं, कुल मिला के किसी भी तरीके की जो तस्वीरें वगैरह हैं, चाहे बढ़िया पेंटिंग वगैरह बनाई हो, चाहे हाथ के बनाए स्केचेस हो, चाहे आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हो, जो भी किया है, ये रिप्रेजेंटेशन वगैरह जो है अंग्रेजों ने भी बनाया था और इंडियंस ने भी बनाया था। और 1857 के जो रिवोल्ट के जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है हमारे पास में, ठीक है जी, ये एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। अब ये अलग अलग तरीके से बनाई गई थी, चाहे आपकी वो पेंटिंग्स हो, चाहे पेंसिल की ड्राइंग हो, चाहे स्केचिंग हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे कार्टून हो, बाजार प्रिंट हो, ये सारी की सारी चीजें जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंडर में आ जाती हैं। हमारे लिए रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि 1857 का रिवोल्ट जो है उसके लिए मैटर करती हैं। अब जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता उनके लिए एक तस्वीर जो है रिलीफ ऑफ लखनऊ, उसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। ये चीज आपने लिखनी नहीं है, सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल अब ये चैप्टर का अंदाजा नहीं है, जिन्होंने ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ा, उनके लिए मैंने एक पर्टिकुलर आपका यहाँ पे एक बैकग्राउंड लिखा है, एक तस्वीर जो हमने पढ़ी थी वहां पे, उसके बारे में। ये हमको लिखना नहीं है, सिर्फ मैं आपको बैकग्राउंड में बता रहा हूं ये चीज कि ये यहां पर डाली क्यों गई है। उसके बाद में हमको क्या लिखना है उसके बारे में बात करेंगे। एक तस्वीर है रिलीफ ऑफ लखनऊ, उसमें हुआ यह है, एक पेंटर ने पेंटिंग करी है जो आपके अंग्रेज थे। उन अंग्रेजों, जब रिवोल्ट होता है तो फिर अंग्रेज वगैरह जो हैं, जब रिवोल्ट वगैरह हो जाता है तो फिर आपके रेबल्स वगैरह जब लखनऊ को सीज कर लेते हैं, उस कंडीशन में लखनऊ को जो कमिश्नर था, एक फोर्टिफाइड रेसिडेंसी थी, यानी कि एक बड़ा सा बंगला था जिसके चारों तरफ आपने किलेबंदी कर रखी थी, उसमें और उस लखनऊ शहर की जितनी भी क्रिश्चियन और यूरोपियन पॉपुलेशन थी उन सबको लेकर वो वहां पर चला जाता है। अब यहां पर जो इस रेसिडेंसी को डिफेंड करने की जिम्मेदारी पड़ती है वो पड़ती है लॉरेंस के ऊपर। लॉरेंस उनका एक मिलिट्री कमांडर था, उसकी जो है मृत्यु हो जाती है और उसके
उसकी मृत्यु के बाद में आपका जो ये आपकी रेसिडेंसी है इसको डिफेंड करने की जिम्मेदारी पड़ती है कर्नल इंग्लिश के ऊपर। अब ये किसी तरीके से जो है वहां पे होल्ड करे हुए थे, रेबल्स के हमले वगैरह को रोक रहे थे। फिर 25 सितंबर को दो अंग्रेज ऑफिसर्स थे, एक का नाम था जेम्स आउटरम और दूसरे का नाम था हेनरी हेवलॉक। ये लोग आपका रीइंफोर्समेंट्स लेकर आते हैं और ये जो आपके जो चारों तरफ से इस रेसिडेंसी को रेबल्स ने घेर के रखा था, इन लोगों को काटते हुए इनके बीच में से ये लोग गैरिसन के अंदर घुस जाते हैं आपका रीइंफोर्समेंट लेकर, और उसके बाद में फिर आपके ज्यादा ताजा दम सिपाहियों की मदद से अपनी जो रेसिडेंसी है उसकी को डिफेंड करना शुरू करते हैं। इसके 20 दिन बाद एक नए कमांडर थे आपके ब्रिटिश फोर्सेस के, कॉलिन कैम्पबेल। ये यहां पर अपने रीइंफोर्समेंट्स के साथ में आते हैं और ब्रिटिश गैरिसन में जो लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करते हैं। अब ये जो कॉलिन कैम्पबेल ने जब रेस्क्यू किया है और यहां पे सारे लोगों को इन्होंने यहां से आजाद करा लिया, तो इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए एक आपका पेंटर हुआ करता था थॉमस जोन्स बार्कर, उसने 1859 में एक तस्वीर पेंट की थी जिसको बोला गया था रिलीफ ऑफ लखनऊ। अब ये जो तस्वीर है ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, इसको आप देखिए जाके, और दिखाने को मैं आपको यहां पे भी दिखा सकता था बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार उसको जाकर देखें। उससे होगा ये कम से कम आप लोगों के दिमाग में वो चीज जो ज्यादा अच्छे से बैठेगी, उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो। प्लस आप चाहें तो लेक्चर भी देख सकते हैं, इसको अपन लोगों ने यहाँ पे डिटेल में जो है रिलीफ ऑफ लखनऊ और बाकी इन मेमोरियम और बाकी सारी जो तस्वीरें इस चैप्टर में हमने पढ़ी हैं उनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो लेक्चर में भी जो है आपको वो उसके बारे में ज्यादा अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। तो पॉइंट ये है कि ये सारा जो आपका ये जो आपका सिनेरियो था इसके ऊपर एक पेंटिंग जो है बनाई गई जिसका नाम था रिलीफ ऑफ लखनऊ। अब आप लोगों ने ये सारी चीजें लिखनी नहीं है, ये आपको नहीं उतारना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में। इसके पीछे जो ये तो बैकग्राउंड था ये हम लोगों ने यहां तक लिख दिया है। अब इस पे लिखना क्या है, तो जैसे अब यहां पर आप ये हेडिंग डाल सकते हैं कि पिक्टोरियल इमेजेस आर हेल्पफुल टू अस इन द स्टडी ऑफ रिवोल्ट इन द फॉलोइंग वेज। ये लिखने के बाद में अब आप यहां से इन मेमोरियम का एग्जांपल लेके लिख सकते हैं कि आपकी कई सारी जो तस्वीरें हैं वो सेवियर्स जो थे उनको सेलिब्रेट कर रही थी। जैसे खास तौर पे आपका रिलीफ ऑफ लखनऊ जो है उसको जब हम लोगों ने रिलीफ ऑफ लखनऊ करके जो पेंटिंग वगैरह है उसको जब पेंट किया गया तो उसमें जो आपका पेंटर था थॉमस जोन्स बार्कर, ये आपके कॉलिन कैम्पबेल की एंट्री जो है उसको बेसिकली सेलिब्रेट कर रहा है। इसमें जो आपके पूरे के पूरे जो मिशन है इसके जो 3 हीरोज हैं, कॉलिन कैम्पबेल जो सबसे लास्ट में आता है अपने फौजों को लेकर, और इसके पहले आउटरम एंड हैवलॉक, ये लोग जो हैं सेंटर में खड़े हुए हैं पिक्चर के, और इनके गेस्चर और बाकी सारे लोगों के जो गेस्चर्स वगैरह हैं हाथ वगैरह के, उससे सामने वाले का जो आंखें हैं वो ऑटोमेटिकली सेंटर की तरफ चले जाएंगी जहां पर ये तीनों लोग जो है खड़े हुए हैं। अब जहां पे ये तीनों बंदे खड़े हुए हैं वहां पे ग्राउंड जो है उस पर रोशनी अच्छे से दिखाई गई है और इनके बैकग्राउंड में आपको शैडोज वगैरह दिख रही हैं और डैमेज्ड रेसिडेंसीज वगैरह दिख रही हैं, यानी कि वो पूरा का पूरा इलाका जहां पर अभी लड़ाई वगैरह हुई है। जो मरे और इंजर्ड पड़े हुए लोग हैं वो फोरग्राउंड में दिखाए गए, वो इंडिकेट कर रहे हैं उन सारी सफरिंग्स को जो अंग्रेजों ने यहां पर सफर करी हैं। और जो आपके ट्रायम्फेंट फिगर्स वगैरह हैं वो लोग जिस तरीके से खड़े हैं, जिस तरीके से उनको पोजीशन किया गया है, वो ये बता रहा है या फिर एक मैसेज दे रहा है कि ब्रिटिश पावर जो है और कंट्रोल जो है फिर से रीएस्टैब्लिश हो गया है। इस तरीके से जो है इन लोगों ने ये पेंटिंग वगैरह बनाकर, आपके जो पेंटर है उसने आपके अंग्रेज लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये पेंटिंग बनाकर एक संदेश दिया है कि अब हम लोगों ने यहां पर चीजों को फिर से कंट्रोल में कर लिया है, मगर ये सारी समस्याओं के बाद में हमने इन चीजों को कंट्रोल में किया है, इतनी हमें लड़ाइयां लड़ना पड़ी और सारी चीजें जो हैं। इससे होगा ये कि आपके जो लोग हैं सपोर्ट में आके खड़े होंगे और जो ह्यूमन राइट वायलेशंस वगैरह होते हैं इस तरीके की चीजों में, जो अब अति से ज्यादा हिंसा होती है और निर्दयता दिखाई जाती है, उसको लेके किसी भी तरीके का कोई विरोध वगैरह नहीं होता। ये तो एक पेंटिंग की बात हो गई। इसी तरीके से आपकी महिलाओं के ऑनर को जो है ध्यान में रखते हुए या सेंटर थीम बनाते हुए एक पेंटिंग जिसका नाम इन मेमोरियम है उसको पेंट किया था जोसेफ नोएल पैटन ने। इसमें एक महिला जो है अपनी बच्चियों के साथ में एक जगह पे बैठी हुई है और अब वो इंतजार कर रही है कि उसके ऊपर कब हमला होने वाला है। यहाँ पे रेबल्स को दिखाया नहीं गया है, मगर यहाँ पे रेबल्स के आने की आशंका में उनके चेहरों पे डरों को जो है उससे दिखाया गया और उनको काफी हेल्पलेसली जो है प्रोजेक्ट किया गया। अब फिर से यहाँ पर ये पेंटिंग जो है इसमें आपकी जो अंग्रेज महिलाएं हैं उनको हेल्पलेस दिखाया गया है, रेबल्स वगैरह जो है उनको आपने एकदम सैवेज की तरह दिखाया है। अब वो पेंटिंग में कहीं पे मौजूद नहीं है, मगर सामने वाले की इमेजिनेशन जो है इस तरीके से जाती है। अब इससे होता यह है कि सामने वाले की जब इमेजिनेशन जो इस तरीके से जाती है तो इनडायरेक्टली आपने जो रेबल्स को वायलेंट और ब्रूटिश तौर पे दिखाया है, तो इसके कारण और होगा यह कि जो लोग हैं और जो महिलाएं हैं उनको हेल्पलेस दिखाया है और ये दिखाया है कि ये वेट कर रहे हैं कि रेबल्स कब आएंगे और कब इनके खिलाफ वायलेंस होगी और इनकी मृत्यु आने वाली है। इन सब चीजों से लोगों के मन में गुस्सा, क्षोभ आएगा और आपका जो एक्टिविटीज अंग्रेज यहां पे करने वाले हैं उसके लिए सपोर्ट मिलेगा, या फिर अगर ये एक्टिविटीज हो चुकी हैं तो उसके
बाद में कोई इनके ऊपर सवाल जवाब नहीं होगा कि आपने इतनी हिंसा या इतनी प्रतिहिंसा क्यों करी। इसी तरीके से कुछ तस्वीरें जो हैं उसमें आपने महिलाओं को हेल्पलेस ना दिखाकर आपने उनको हीरोइक तरीके से दिखाया गया है। एक तस्वीर है जिसमें एक महिला है, एक मैडम है, मिस व्हीलर, वो बकायदा एक गन लेकर स्टैंड फर्मली खड़ी हुई हैं और वो लड़ाई जो है रेबल्स के खिलाफ लड़ रही हैं, उनको शूट कर रही हैं। इस तरीके से आपने अलग अलग तरीके की जो है फोटोग्राफ्स वगैरह बना के उसके अलग अलग मतलब दिए हैं। कई जगहों पर उनके रिलीजियस कोनोटेशंस निकल कर आते हैं, कई जगहों पर उनका जो है मतलब एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना होता है, कई जगहों पर उनको अंग्रेजों को सुपीरियर दिखाना होता है। इस तरीके से अलग अलग फोटोग्राफ्स जो है अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव्स के साथ में आपका एक मैसेज जो है वो कन्वे करने के लिए बनाई जाती हैं। ये चीजें कर करके अंग्रेजों ने एक पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर एक नैरेटिव इंग्लैंड में खड़ा कर लिया, ताकि 1857 की रिवोल्ट को दबाने के लिए फिर जो भी चीजें की जा रही हैं उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई सवाल जवाब ना पूछा जाए, किसी भी तरीके की कोई बातचीत वगैरह ना हो सके, किसी भी तरीके का कोई जो है लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह जो है ना उठाया जा सके। ये सारी एक्टिविटीज वगैरह कर अंग्रेजों ने ये सब अपने काम वगैरह जो है करके खत्म किए थे। तो इस तरीके से ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाला जो अपना क्वेश्चन है वो खत्म होता है। इसके लिए मैं आप जिन बच्चों ने अभी तक इस पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बोलूंगा, रेबल्स एंड द राज का जो हमारा लेक्चर था, रेबल्स एंड द राज में जो आपकी फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, इन पर्टिकुलर फोटोग्राफ्स या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को लेके मैंने एक बाकायदा लेक्चर जो है शूट किया था, और वो लेक्चर आपको यूट्यूब पर और हमारी जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दोनों पर मिल जाएगा। तो आप लोग इसको जाकर देखिए, वहाँ पे बहुत डिटेल में और अच्छे से अपन लोगों ने इस पर बात करी है, तो ज़्यादा अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे और आपका अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो क्लैरिफाई होगा और ज़्यादा अच्छे से फिर आप इस जवाब को दे पाएंगे। तो इस तरीके से अपने जो लॉन्ग आंसर्स वगैरह हैं वो खत्म होते हैं, एंड उन्हीं के साथ में अपना जो सेशन है वो भी जो है समाप्त होता है। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों ने जो हमारा थर्ड चैप्टर है टर्म 2 का, रेबल्स एंड द राज, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, किस किस थीम पर आ सकते हैं, उनको किस तरीके से जवाब देना है, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर खत्म करी। जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें अब हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, यहां से किस तरीके के केसेस बनाए जा सकते हैं और उस पर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो पर्टिकुलर जो चीज़ें हम लोग आपके नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैग्नेट ब्रेन्स डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों तक क्वालिटी कंटेंट लाया जाए। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, चाहे CBSE हो, चाहे स्टेट बोर्ड्स हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाए। इसके लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स के जो हमारे यूट्यूब चैनल्स डेडिकेटिवली इसके लिए बने हुए हैं, आप इस पर भी आ सकते हैं। आपको सारा का सारा कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए दिए जाएं और फिर आपसे बोला जाए कि कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या इस तरीके की चीजें। ऐसा नहीं होगा। वी आर नॉट हैविंग दैट टाइप ऑफ कल्चर एंड वी आर डेडिकेटेड कि आप लोगों तक एक क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लाया जाए, ताकि आप कहीं पर भी रहते हो, समाज के किसी भी तबके से आते हो, कितने भी रिमोट इलाके में रहते हो, किसी भी परिस्थिति में हो, पेंडेमिक रहे ना रहे, लॉकडाउन लगे ना लगे, कुछ भी हो, मगर आप लोगों की शिक्षा दीक्षा ना रुके, आप नॉलेज गेन करते चले जाएं, एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म करें, बेहतर इंसान बने, करियर में बढ़िया परफॉर्म करें और देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करें। तो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना खूब ख्याल रखें, खूब पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहें और जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद।